गुड इवनिंग सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। नो सर। अच्छा, मेरा माइक म्यूट हो गया था यार, मैं क्या करता, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं क्या बता रहा था। अब तो सबको आने लगी। यस Yes, सर। आवाज आई ना, yes, क्योंकि क्या sir. मेरे माइक म्यूट हो गया था यार। चले बढ़िया। आ जाए, एक सेकंड में दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। लास्ट टर्न पे आप बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अबाउट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आपने एक डेफिनेशन पढ़ ली थी ईएमएफ, और ईएमएफ मैंने कहा था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और कब होगा, इन ओपन सर्किट ऑफ ए सेल, या फिर आप कह सकते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ चार्ज या फॉर ए राउंड ट्रिप ऑफ द चार्ज। तो भी इन शॉर्ट मैंने ये लिख दिया। दूसरा ध्यान देखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर हम जा रहे थे, जिसका हमने कहा आज चर्चा करेंगे, वो आपके लिए क्या था, वो था आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। जो आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की बात करते हैं, तो ये भी मैंने हल्का सा आपसे लिया था। मैंने कहा था अगर आप कोई भी सर्किट लिए हुए हैं और इस सर्किट में मैं मान चलता हूं आप एक सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सेल इस्तेमाल करते हैं, द करंट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, देन इट ट्रेवल्स थ्रू आउट द सर्किट एंड फाइनली it reaches to the negative terminal, and at the final stage it passes through the inside the cell also। और जब सेल के अंदर से क्रॉस करेगी, इस समय आपका ध्यान जाएगा सेल के अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट, जो भी केमिकल्स है, वो भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। और जब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, तो बस यही आपका कंसेप्ट बन जाता है। और ये क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय electrolytes and electrodes of cell। ये आपके लिए किस नाम से आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से। तो ये हमने चर्चा कल कर ली थी। अब सवाल आता है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम आपका कैलकुलेशन करेंगे, आखिरकार होगा कितना। तो मैं एक बहुत छोटी चीज में मान के चलता हूँ। मैं सपोज करता हूँ आपके पास एक सेल है, ईएमएफ ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने लिखा स्मॉल आर। It is connected across an resistance कैपिटल आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप कर रहा है, V। आपको याद है EMF कैपेबिलिटी ऑफ द सेल थी, और R क्या है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट में एक्चुअल में डेवलप कर पा रहा है। हाँ, कुछ मत करें, आपको करंट का फॉर्मूला मालूम है। करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अगर आप इस फॉर्मूले को लेते हैं तो ध्यान से इधर देखें, आप जाएंगे फॉर द रेजिस्टेंस। अगर आप रेजिस्टेंस के लिए चलेंगे तो I इज इक्वल्स टू अपना कितना आना चाहिए, V बाई आर आना चाहिए। ये आपको मालूम है ओम्स लॉ। अब ऐसे आप लिखेंगे एंड इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल आपको याद आएगा, यही हमने लास्ट राउंड पे एंड किया था कल शाम को। और हमने क्या एंड किया था कि अगर आप इनसाइड द सेल जाएंगे, सेल के अंदर यहाँ पर आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, ये यहाँ पर कितना है, कैपिटली ईएमएफ कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा, चूंकि आपने पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट किया है, तो आर एंड स्मॉल आर ये दोनों टोटल सीरीज में आ जाएंगे, तो आपका रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, आर प्लस आर। और इसलिए आ गई हमारी करंट। अब दिख रहा होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या करंट क्या कहता है, करंट तो थ्रू आउट द सर्किट सेम ही होगी, ये तो चेंज नहीं होनी। और अगर चेंज नहीं होनी तो आप एक काम करेंगे, आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। अगर 1 and 2 इक्वेशंस को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या चीज मिलेगी, आपको मिलेगा V अपॉन आर इज इक्वल्स टू E अपॉन आर प्लस आर। इसका मतलब ये भी है कि आप कह सकते हैं VR प्लस VR, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई महान बात नहीं, इज इक्वल्स टू ER
या फिर अगली लाइन में आप इसके चले आएंगे, लाइन आप नीचे भी कर सकते हैं, साइड में बढ़ाता जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप कह सकते हैं, ध्यान देखना, आप कह सकते हैं वी आर इज इक्वल्स टू होगा, इसको साइड भेज दें, यानी ये हो जाएगा ई आर माइनस वी आर। और अगर आपने ऐसा किया ई आर माइनस वी आर, तो ध्यान देखें अगले स्टेप में आपको आर की वैल्यू मिल जानी चाहिए, और आर की वैल्यू आपकी कितनी मिलेगी ये आपको दिखा देते हैं। जैसे आप अगली लाइन में जाएंगे तो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई और माइनस वी, ये आप कॉमन कर लें, आर और अपॉन वी, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पहला काम हमारा हो जाता है किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन। ऑफेनली आप देखेंगे इस फॉर्मूले को जिस फॉर्म में लिखा जाता है वो फॉर्म दूसरा ले लिया जाता है। जनरली लिखने का फॉर्म बता रहा हूँ, जिस फॉर्म में एग्जाम में लेते हैं कुछ नहीं है, इसी को हम कहते हैं और। आर इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखें, ई अपॉन वी, डिवाइड कर रहा हूँ एलसीएम से ब्रेक कर दोगे, ई अपॉन वी माइनस वी बाई वी मतलब 1, और ये हो जाएगा आपका आर इज इक्वल्स टू ई अपॉन वी माइनस 1। ये पहला काम हमने आज डिसाइड कर लिया कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना होगा। अब जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालने जाते हैं, इसी इक्वेशंस कर के बेस पर जो आपने इक्वेशंस लिखी हैं, इन्हीं के बेस पर मैं एक छोटी सी चीज और कैलकुलेट करूंगा, और जो अगली चीज कैलकुलेट करूंगा वो होगा आपका रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड करंट। यहाँ पर एक सिंपल ही चीज बताता हूँ, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ये अक्सर आपसे इसी नाम से पूछा जाएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ऑफ ए सेल। कुछ नहीं, ध्यान से देखें, क्या ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है? इस इक्वेशन को मैं फिर से लेता हूं, मैं आपसे बताता हूं, करंट इनसाइड ए सेल, करंट इनसाइड ए सेल, चूंकि हम ये तीसरी बार ले रहे हैं, कल शाम के भी हमने लिया था और अभी भी हमने एक बार दिखाया, कितनी होगी, ई अपॉन आर प्लस आर। इसका मतलब आप इसे सीधा कर लें, आप कह सकते हैं आई आर प्लस आई आर इज इक्वल्स टू कितना होगा, ई। अब एक मजेदार बात है, आई आर आपको मालूम है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर्किट का, यानी आप कह सकते हैं V प्लस आई आर इज इक्वल्स टू ई। इससे हमें एक महान बात मिलती है, V इज इक्वल्स टू होता है E माइनस आई आर। ये पहला काम हुआ हमारा, जो हमने कहा था रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में सेल के क्या रिलेशन होगा, यानी कोई भी सेल आप अप्लाई कर रहे हैं, कितना उसका ईएमएफ है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई करेगा, या कितनी करंट फ्लो करेगा, ये समझ में आएगा। इसलिए हमने लास्ट राउंड पे एक फॉर्मूला कहा था ना, इसी का इस्तेमाल करेंगे। इसी को हल्का सा मॉडिफाई कर लिया, आई आर प्लस आई आर, वी की जगह आई आर की जगह वी रख दिया। अब एक अगली छोटी सी बात, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, ये एक चीज बताता है, ये बता रहा है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस इज लेसर देन ईएमएफ। कैसा ध्यान जाता है, सर्किट में जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो आपके ईएमएफ के इक्वल नहीं है, थोड़ा सा कम है। क्यों कम है ये समझ में आएगा। ईएमएफ मैंने कल कहा था, ईएमएफ क्या होती है, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी समझ में आ रहा है, कोई आदमी कितना काम कर सकता है। आपका ध्यान जाएगा, किसी भी आदमी की जो एक्चुअल कैपेबिलिटी होगी, हकीकत में वो हमेशा उससे कुछ कम परफॉर्म करेगा। जैसे एक साधारण सा क्वेश्चन पूछा जाता है, मान चले आपसे पूछा जाए आप कितना वजन उठा सकते हैं, लेट इट बी, मैं किसी रेसलर या वेट लिफ्टर से पूछता हूँ और मान चले वो आपसे कहते हैं 100 kg उठा सकता हूँ, इसका इसका मतलब आप समझ में आ रहा है। इसका मतलब किसी भी कंपटीशन में, किसी भी उसमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा, हमेशा उसके द्वारा उठने वाला वजन 100 किलो से कम आएगा। आप मुझे ऐसा कैसे होगा, 100 किलो उठा सकता है तो 100 ही क्यों नहीं उठाएगा? तो भूल गए बेटा, हर आदमी जीवन में रिकॉर्ड एक ही बार तो बनाता है। जिस दिन वो 100 kg उठाएगा उसी दिन तो उसका रिकॉर्ड कहलाएगा। बोले आई हैव मेंटेन अ रिकॉर्ड, मैंने क्या किया था, एक बार मैंने 100 किलोग्राम उठाया था, इट इज माय बेस्ट रिकॉर्ड, मैं इतना उठा सकता हूँ। लेने तो
हर रोज थोड़ी होगा, हर बार प्रैक्टिस में उससे कम आएगा। क्यों कम आता है? बिकॉज द इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर देयर। हो सकता है थका हो सकता है हाथों में पसीना आ रहा हो सकता है कुछ और बात हो सकता है मैंने कहा कल रात में खाना प्रॉपर ना खाया हो। तो जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है आपको नजर आएगा, जो भी सर्किट में आपका परफॉर्मेंस है, सेल का परफॉर्मेंस कहाँ दिखता है? यहाँ, इट विल बी लेसर देन द कैपेबिलिटी ऑफ दिस सेल। ये सेल की कैपेबिलिटी से हमेशा कम होगा। क्या ये समझ में आता है? ये आपसे पूछा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज लेसर देन ईएमएफ, और क्यों लेस है वो भी देखो ध्यान से। कौन सा टर्म माइनस हो रहा है? इसका मतलब आगे आप बताएंगे ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले मुझे बताया क्या ये बात समझ में आती है, हाँ या ना? अब अगर ये बात समझ में आ जाती है तो फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो आपके पेपर में 1 या 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हम अटक जाते हैं। तो जिनमें अटक जाते हैं उन क्वेश्चंस के लिए मैं अगली चीज दिखाता हूँ, और उसके लिए आपको दिखाएंगे यहाँ पर एक छोटा सा नोट, और नोट में आप देखना वाइल चार्जिंग, जब आप चार्ज कर रहे होंगे तो आप लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस। मैं क्या कह रहा हूं? वाइल चार्जिंग डायरेक्शन ऑफ आई रिवर्सेस। और अगर डायरेक्शन ऑफ आई रिवर्स हो जाएगा तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे v इज इक्वल्स टू होगा ई माइनस, नहीं आया समझ में? आपकी करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है, मतलब करंट नेगेटिव हो गई, और ई माइनस माइनस आई आर का मतलब होगा ई प्लस आई आर। इसका मतलब होगा ये वो कंडीशन है जब आपका v ग्रेटर देन ई होता है, और मैं लिख देता हूं बड़ा बड़ा होता है। ध्यान रखना ये हर जगह नहीं होगा, ये कब होगा उसको मैंने स्पेशली मेंशन किया है। केवल और केवल चार्जिंग के समय, जब आप किसी सेल को चार्ज कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम आपका करंट का फ्लो नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं होता। नॉर्मल डायरेक्शन तो सेल का हमेशा क्या होता है? फ्रॉम द सेल टू द सर्किट। केवल और केवल चार्ज करते समय करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, यानी आप सेल करंट कहाँ जा रही होती? टुवर्ड द सेल। नेगेटिव लोगे तो इस समय आपका v ग्रेटर देन ई होगा। ये आपके पेपरों में कई बार पूछा गया, 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन है कि क्या सेल का, क्या सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है, एंड इफ यस देन एक्सप्लेन इट। अगर हाँ तो कब हो सकता है उसे बताएं। तो 1-2 लाइन में आप इसको लिख के आप काम चला सकते हैं। अब अगली चीज बताता हूँ, ये चीज प्रैक्टिकली भी सही है। आपको ध्यान जाता है, जो आप किसी सेल को चार्ज कर रहे होगे, मान चलो 12 वोल्ट का सेल है, आपने सर्किट अप्लाई किया बाहर से, आप समझ आता है चार्जिंग 11 वोल्ट से नहीं होगी। अगर ये 12 वोल्ट का सेल है तो बाहर का पोटेंशियल आपको 14 रखना पड़ेगा, क्योंकि करंट हमेशा कहाँ जाएगी? हायर टू लोअर। इसका मतलब है जब बाहर 14 वोल्ट रखोगे और सेल 12 होगा तब करंट उसके अंदर जाएगी, अदरवाइज बाहर ही आती रहेगी। इसलिए ये आप ध्यान रखेंगे। ये मैंने एक सिंपल चीज बता दी। एक लास्ट इसमें क्वेश्चन और आता है। कौन क्वेश्चन आता है? ध्यान देखना, वीआई ग्राफ। किसी भी सेल के लिए आपसे पूछा जाता है करंट और वोल्टेज में या पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन का ग्राफ खींचे। और जब आप इस ग्राफ को खींचेंगे तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ध्यान देखें। जो हम इक्वेशन लिख रहे थे, इक्वेशन हमने क्या लिए? v इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ, और ये काम मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं लिखता हूँ एज v इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ठीक है। और आपको सुविधा रहे तो आई आर के बजाय मैं इसको आर आई लिख देता हूँ, ठीक, ताकि किसी को दिक्कत हो तो उसे समझ में आए। ये टॉपिक अगला था, यहाँ से अपना अलग चीज चल रही है ना, ये बाउंड्री इसीलिए बना रखी है। जब v इज इक्वल्स टू ई माइनस आर आई करते हैं तो एक छोटा सा काम करेंगे, इसके नीचे में लिखता हूँ
नेगेटिव स्लोप आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनमोल सिंह जी आप। बस चूंकि तमाम सारे लोग बायो वाले भी हैं इसलिए आराम से कर रहा हूं ताकि उन्हें भी बिल्कुल क्लियर दिख जाए। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ v इज इक्वल्स टू, तो इसके आगे मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स। अब v इज इक्वल्स टू जब मैंने इतना लिख दिया तो मैं दिखा देता हूं, ध्यान देखना, ये आपका x और ये आपका y, यही बना रहे थे करंट और वोल्टेज का ग्राफ। अब करंट और वोल्टेज के ग्राफ को हम यहाँ कहीं पर बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमने बनाया, मान के चलो सीधा बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखना पड़ेगा। चलो सीधा बन रहा है, देखते रहना, सामने से मुझे नहीं नजर आता है इधर से। ये ध्यान देखना, वाई एक्सिस पर मैंने लिया है वोल्टेज, ये मेरा ओरिजिन, और ये मेरी हो गई एक्स एक्सिस। कंपेयर करें, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। सबसे पहली बात क्या ऐसा समझ में आता है, सी इंटरसेप्ट, ये एक बार और बता चुके हैं इसलिए अब आराम से समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आप देखना इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट जाओगे तो इंटरसेप्ट कितना लिया जाएगा, इंटरसेप्ट की टी जरा इसके पास में आएगी, इंटरसेप्ट आपका आएगा c इज इक्वल्स टू ई। पॉजिटिव आ रहा है यानी हमारी कहानी शुरू होगी यहाँ से। फिर ऐसा कर देता हूँ, ये भी दिखेगा, ये c है और ये वैल्यू कितनी हो गई e। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देखें m बराबर आ रहा होगा माइनस आर, यानी जो आप कह रहे थे वो सही कह रहे थे, स्लोप लिख दो या ग्रेडियंट लिख दो। चलो स्लोप लिख देता हूँ। स्लोप आपका टेन थीटा बराबर आएगा माइनस का आर, और माइनस का जो आर आ रहा है एक्चुअली माइनस बता रहा है डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव थीटा यानी आप ऊपर जा रहे होंगे, और नेगेटिव थीटा मतलब आप नीचे आ रहे होंगे। ये रहा आपका थीटा, मैं थीटा बना दूं, ये रहा। इसलिए माइनस आर के बजाय सिंपल ध्यान से देखो, टेन थीटा होगी तो आर, बस माइनस क्या बता रहा है, थीटा अपवर्ड नहीं जाएगी, पॉजिटिव साइड कहाँ जा रही है, नेगेटिव साइड। और अगर इतना दिख जाता है तो यह आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। क्या है दिख जाता है, इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप अगर थीटा मालूम हो तो ध्यान देखना, स्लोप क्या चीज बता देता है, ये बता देता है इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर इक्वेशन दिया है, ये सी क्या बता देता है, ये बता देता है ईएमएफ। क्या है, मेरी बात समझ में आती है। और ध्यान देखना, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी बताता है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर देखें ई है। पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ दिख रहा है कितना है, ई। कब है, ध्यान से देखो, व्हेन आई बराबर जीरो, जब आपकी करंट जीरो है। अब कैसे, मैं इस ग्राफ से जो सबसे नीचे बना हुआ है इस पूरे बोर्ड के नीचे, उसको सबसे ऊपर वाली लाइन से मैच करता हूँ। ईएमएफ क्या था, ध्यान से देखो, ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। ईएमएफ था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट। और कल किसी ने पूछा भी था ओपन और क्लोज माने, मैंने कहा था ओपन मतलब खुला हुआ जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रही हो, चाहे आप तार निकाल के खोल दें तो तार निकाल के खोलने की जरूरत नहीं है, स्विच ऑफ करके भी खुल जाएगा। तो मैंने कहा था ईएमएफ मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन ओपन सर्किट, यानी जब करंट फ्लो नहीं होगी। देखो ध्यान से, ग्राफ ये डेफिनेशन समझा देता है। ग्राफ क्या कह रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, सारे पोटेंशियल डिफरेंस छोटे हैं, सबसे बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू काय के बराबर आ रही है, ईएमएफ। और इस समय जरा देखो करंट कितनी है, दिख रही है करंट, ये जो आपकी एक्स एक्सेस है, इस एक्सेस से यहाँ हमने क्या लिया था वाई, और इस एक्स एक्सेस पे हमने क्या लिया हुआ था, करंट, ये तो नजर आ रहा था। करंट आपकी इस समय कितनी है, जीरो। इसका मतलब करंट जीरो का मतलब जब आपका सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट। इसलिए मैंने कहा इस डेफिनेशन को यही कहीं हमने आपको दिखा दिया। एक स्क्रीनशॉट लें और कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लें, आराम सर से कभी स्क्रीनशॉट। सर कभी V और E इक्वल हो सकता है? V और E, हाँ। बिल्कुल V और E इक्वल है तो यही पे तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर ही व्हेन हाँ I सर। जीरो, या तो करंट जीरो हो, और या ध्यान देखना एक आइडियल कंडीशन बता देता हूँ,
या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस 0, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस 0 कर नहीं सकते, उसके लिए तो तुम्हें सुपर कंडक्टर लगा देना। हाँ, हाँ तो सुपर कंडक्टर से सेल कहाँ बनाओगे? चलो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई डाउट हो पूछ लो। अच्छा बढ़िया है, ये जूम मीटिंग का फायदा है ना। चलो और कोई समस्या हो मुझे बताएं। नहीं जनरली। चल स्क्रीनशॉट एक ले लें फुर्ती से, ले लिया क्या? ले लिया सभी ने? चल जब आप इतना कर लेते हैं तो एक छोटी चीज और फिर आपको बताता हूँ। यहाँ से हमने कहा चलो इधर से थोड़ा साफ कर लेते हैं, ये आपके इंटरनल रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गए थे। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आपका ग्राफ और हमने कहा उसके आपके लिए वैल्यूज। अब जो आपके पास चीज आएगी वो एक खास चीज आएगी। कोई मैसेज क्या था? वजह यस सर अकेला, ठीक है। नेक्स्ट आप जो जाएंगे उसमें आपको अगली जो खास चीज उठाएंगे वो आपके पास आते हैं सेल्स के कॉम्बिनेशन, और सेल्स के जो कॉम्बिनेशन आते हैं उन पे बढ़ूंगा। सेल्स के कॉम्बिनेशन आपको फिर वही मालूम है, वही पुराने दौराने, कौन से? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस कैपेसिटर कई जगह करके आ रहे हो। आओ सिंपली चलते हैं। सबसे पहले मैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में चलता हूँ फर्स्ट, और फर्स्ट जाता हूँ आपके लिए सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें एक दो थोड़ा सा आड़े टेढ़े क्वेश्चन भी मौजूद रहेंगे। जो आपके सिंपल से हमने कहा रहते हैं वो तो है कि सीरीज ग्रुपिंग होती क्या है तो मालूम ही है। सीरीज ग्रुपिंग आप किसे कहते हैं? ध्यान है, आपसे कहा था नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम लाइन। अगर कैपेसिटर का याद हो किसी को तो कैपेसिटर की पहचान थी पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड इन ऑल्टरनेट मैनर। जिसे ये भी नहीं याद हो उसे सीरीज के सेल का सबसे सिंपल एग्जांपल बता देते हैं, टॉर्च। टॉर्च में कभी आपने ध्यान दिया सेल एक के पीछे कैसे डाले आते हैं? एक का पूंछ और दूसरे का सर, यानी सिंपल कहा जाए एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल आपस में टच करते हैं, कनेक्ट करते हैं। यानी जब आप सीरीज ग्रुपिंग की बात करेंगे तो आपका कनेक्शन कैसा होगा? आप पूछेंगे मैंने डॉट 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 क्यों कर दिया है? मेरा मानना है आप 4 6 8 10 जितने सेल चाहें वो लगाएं। अभी हम ध्यान देखना जब सीरीज ग्रुपिंग की बात करेंगे तो जो सबसे पहला मैं लूंगा, ध्यान देखना फर्स्ट केस, वो मैं लूंगा आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल्स का मतलब सारे सेल एक जैसे हैं, और एक जैसे का मतलब आप इस फिगर को जब आप बुक्स में देखेंगे या जो शीट्स आपको दी आएंगी उसमें आप देखेंगे तो बुक्स क्या करती हैं, जैसे मैंने ER लिख दिया है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर दो लाइनें ऐसी खींच देता हूँ जनरली। एक्चुअली बुक्स कैसे बनाएगी, छोटा सा बगल में आर आर आर, जैसे ये सेल है और इस सेल के बगल में छोटा सा ये लगा देंगे, यानी ये EMF और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। उससे कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद नोटेशन है आपको दिखाया गया है हर सेल का EMF कितना है E, और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ये आपका स्मॉल r है। आपने इन सेल्स को जोड़ा हुआ है, मैं कह दूं सिंपली सीरीज में ऑल्टरनेट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, तो ये तो क्लियर हो जाता है। सीरीज की पहचान, जो सबसे पहली पहचान मैंने कहा वो क्या होगी? ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, ये पहचान आपको क्लियर है। अब बात करते हैं, सवाल है इस सेल में हम क्या निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम निकालना चाह रहे हैं तो हम एक बहुत छोटी सी बात देखेंगे, सेल लगाए काहे के लिए? सेल लगाए थे कहीं ना कहीं हमें इस रेजिस्टेंस में करंट चाहिए थी, तो बस नॉर्मल है, हम यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस बेचारे रेजिस्टेंस को
इस इक्विपमेंट को करंट कितनी मिलेगी। अब जब करंट निकालना चाहोगे इस रेजिस्टेंस पर, तो तुम्हें ये भी मालूम है करंट कहाँ से आएगी, करंट आती है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस से। यानी मुझे सर्किट में टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करूंगा, तो देखो ध्यान से, मैं सबसे पहले लिखूंगा इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ ऑल सेल्स इन सीरीज। सारे सेल्स का ईएमएफ सीरीज में कितना होगा। तो सीरीज में आपको याद आना चाहिए वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड होता था, उल्टा ऐड होता था, ये भी कह सकते हैं। टोटल कितना होता था, V बराबर V1 प्लस V2। जो आप टोटल ईएमएफ निकालेंगे तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, E प्लस ई। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ NE। किसी आदमी को इसमें डाउट कहीं से कहीं तक कोई नहीं, सीरीज का वोल्टेज मालूम है, ऐड हो जाएगा। अब वोल्टेज तो ऐड हो गया, अब रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस है। तो पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये भी ध्यान देखना, सीरीज में आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, R प्लस R यानी कि 2R 3R NR। ये दूसरी बात समझ में आती है। अब एक मजेदार बात है, अकेले इंटरनल नहीं है, बाहर वाला भी है। तो टोटल कितना होगा, तो ध्यान होगा कि पीछे भी जोड़ रहे थे R प्लस R। अभी R की जगह बहुत सारे R है तो NR हो गया। तो अगली बार आप कहाँ बढ़ेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट पे बढ़ोगे तो NR अंदर का प्लस R बाहर का। तो देखें क्या है, दोनों वैल्यू समझ में आती हैं। और अगर दोनों वैल्यू समझ में आ गई तो हमारा काम खत्म हो गया, क्योंकि हम अगली लाइन में आपको बताएंगे हेंस करंट I इज इक्वल्स टू, चलो मनोरंजन के लिए लिख देता हूँ, I तो मालूम होगा टोटल ईएमएफ। तो टोटल तो खैर नहीं लिखते, जरा मजेदार सा वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इट इज बेटर टू राइट, यानी आपको I इज इक्वल्स टू मिल जाएगा। और I इज इक्वल्स टू आपको जो मिलेगा, ये मिलेगा टोटल ईएमएफ आपका था NE और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है NR प्लस R। इस ढंग से हमारे पास ये निकल आता है कि किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको कितनी करंट मिलेगी, कितनी करंट मिलनी चाहिए। मैंने कहा ये आपको मिलेगी NE अपॉन NR प्लस R, जहाँ स्मॉल r इंटरनल और कैपिटल R है आपके लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, N आपके नंबर ऑफ सेल्स। जब इतना आप कर लेते हैं तो आए एक और छोटी सी बात पे चलते हैं। अब जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहां पर एक ये तो आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे पूछ लेगा भैया टोटल बताओ। अब इसमें ध्यान देखना, एक छोटी सी कंडीशन की बात करता हूँ, और जो कंडीशन ले रहा हूँ इसको देखें। कंडीशन में मान के चले मैं आपसे कहता हूँ इफ internal resistance of cells is very high। आपके सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा है, बहुत ज्यादा है। यानी आप कहना चाहते हैं R इज वेरी ग्रेटर देन R, सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्सटर्नल कम है। तो एक पुरानी बात याद आएगी बचपन वाली, और वो क्या होगी, वो तो समझ में आई जाएगी, स्वान नेग्लेक्टिंग। और नेग्लेक्ट किससे करोगे, कैपिटल R को। आ जाओ नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, I इज इक्वल्स टू NE अपॉन R। नेग्लेक्ट कर दें, ये बन जाएगा NR। N और N कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये मिलेगा E अपॉन R। अब बहुत ध्यान से इधर देखो, E अपॉन
ई का मतलब है ईएमएफ ऑफ वन सेल। कोई डाउट? ई आपको क्या चीज नजर आ रही है? कैपिटल ई आपका, मैंने कहा ये आपके लिए क्या है? ईएमएफ ऑफ वन सेल। आर आपके लिए क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल। कैपिटल आर तो नेगलिजिबल ही हो गया। यानी दोनों कहानियां सिंगल सेल के लिए लिखी हैं और वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस पे मालूम था करंट होती है, तो इसका मतलब ये होगी करंट फ्रॉम वन सेल, और जरूरत पड़ने पे हम लिख देंगे ओनली। और अगर आपने ऐसा लिख दिया तो फिर मैं एक छोटी सी बात और लिखूंगा, और जो छोटी सी बात अगली लिखूंगा वो आपसे क्या कहूंगा? कोई मैसेज नहीं, ठीक है, वो आपसे लिख दिया जाएगा 10 सेल्स ऑफ हाई इंटरनल रेजिस्टेंस are not used in series। आप हाई इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल्स को सीरीज में इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? समझ में आ रहा है? तुम कर लो सीरीज, 10 सेलों की बना के बैठ जाओ। करंट कितनी मिल रही है? फ्रॉम वन सेल ओनली, केवल एक सेल के बराबर। तो फिर सवाल आता है सीरीज में कौन से सेल इस्तेमाल करोगे? उल्टा चले जाओ। कंडीशन नंबर सेकंड कंडीशन आपसे कहेगी इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज लो। अब की बार मैं कहाँ बात करूंगा? इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा है? लो। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आप लो रखते हैं तो अब की बार आप जरा देखना क्या होगा। अब की बार उल्टा हो जाएगा, ये आर वेरी लेस देन आर होगा। इसका मतलब आप क्या करेंगे? आप नेग्लेक्ट करेंगे स्मॉल आर। अब जरा करके देख लो, आई इज इक्वल्स टू एनी अपॉन, ये नेग्लेक्ट हो गया, ये बचा रेजिस्टेंस टोटल इतना। अब मजेदार फिर देखें क्या आप दिख रहा है? ये है एन इंटू एक सेल का ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। वो चाहे जो बनाओ, एक सेल का ईएमएफ मतलब और अब तो है समझ में आ रहा होगा, ये आपका जो कॉम्बिनेशन है इसको आप क्या कह सकते हैं? ये प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन है। और प्रेफर्ड करेंगे क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है फायदेमंद। फायदेमंद कैसे हो रहा है? क्योंकि आपके सेल्स का जो है करंट एन टाइम्स इंक्रीज हो रही है। क्या दोनों समझ में आते हैं? एक बार स्मॉल आर नेग्लेक्ट करो, है लो इंटरनल रेजिस्टेंस या हाई इंटरनल रेजिस्टेंस ये करो, तो दोनों कंडीशन मिल जाएगी। हाई वालों पे यहाँ नहीं लगाएंगे, और किसको लगा सकते हैं? लो वालों को आप यहाँ यूज कर सकते हैं। अब जब इस टॉपिक को विराम देता हुआ जाऊंगा क्योंकि अब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा, और साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन के अलावा पहले आप एक काम करें कि स्क्रीनशॉट लें फुर्ती से। ले लिया जनरली? मेरा मानना है सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आता है तो फिर आपसे, आज क्या है? फ्राइडे है ना, कल आपसे डिस्कस करेंगे। कल सैटरडे आपकी क्लास रहेगी पैरेलल कॉम्बिनेशन, और संडे को आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसकी सूचना मैं आपको इस पर डाल दूंगा। किस पर? आपके ग्रुप पर। आज ही इसकी सूचना डाल देंगे, जिन बेचारों को नहीं पता होगा उनको पता हो जाएगा। और एक छोटा सा काम करेंगे, इनमें से अमन शर्मा, आयुष त्रिवेदी और एक आकाश चौहान, मैं 3 नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा। आप तीनों लोग जो है बैच के बाद मुझसे जरा फोन लगा के बात कीजिएगा। आपके फोन या तो लगते नहीं है, बंद आते हैं, कहीं आउट ऑफ कवरेज, यानी सब गड़बड़ सड़बड़। ठीक है, 3 नाम मैंने लिख दिए। तीनों से आग्रह है बैच खत्म होने बाद आप जो है जरा बात करें मुझसे कृपा करके। ठीक है, एक आयुष त्रिवेदी जी हैं, एक अमन शर्मा जी हैं, और एक आपको कौन होंगे? आकाश चौहान। ठीक है ना? वैसे मैं ग्रुप पे भी एक बार नोटिफाई करूंगा।
चले, जो मैं आपसे बात करता, सीरीज का मैंने कंप्लीट कर दिया। पैरेलल का उठाने से फायदा नहीं है, कम से कम 15 मिनट और एक्स्ट्रा लेगा। तो हम यहाँ पर विराम लेंगे। ठीक, मेरा ख्याल है मीटिंग भी शायद एंड होने पे ही होगी। कितना टाइम बचा है? 1 मिनट जस्ट। कोई डाउट हो तो पूछ लें। एक रिकॉर्डिंग में भी इसके आपके पास भेज देता हूँ 10 से 10-15 मिनट बाद। कोई शंका यहाँ पर? टेस्ट में सिर्फ एमसीक्यू रहेंगे? यस, सिर्फ एमसीक्यू रहेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है ना। ठीक है, बस लगभग एंड पे। पैरेलल वाले में टाइम ज्यादा लगेगा, पूरा एक सिस्टम लेना पड़ेगा। अगले टर्न पे आराम से तसल्ली से लेंगे, ठीक है ना। और इसका भी आपको वीडियो एक 10 मिनट बाद भेज देते हैं। तो जहाँ कहीं डाउट रह गया हो, वॉइस क्लियर नहीं हो, या मैंने कहा स्क्रीन क्लियर नहीं हो, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो बढ़िया, धन्यवाद आपको भी। थैंक यू सर। आपको भी धन्यवाद। सर आज आपकी क्लास कनेक्ट हो गई, बाकी कोई क्लास कनेक्ट ही नहीं हुई किसी की, मैथ्स की भी नहीं, केमिस्ट्री की भी नहीं। क्या होगा, क्या होगा? सबके में कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही थी, आज आपके में नहीं आई। नहीं, मेरे में क्या कनेक्शन प्रॉब्लम आई? सब बोल रहे थे कि आज कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है, केमिस्ट्री वाले सर और मैथ्स वाले सर। अपन अमीरों वाला नेट लेके चलते हैं, बड़े आदमी वाला। ठीक है, चले। मेरे ख्याल है एंड भी है। कितने सेकंड बचे अब? अरे 1 ही मिनट, इतनी देर से 1 मिनट कह रहे हो यार। हमें 2 सवाल और करा देते तो चक्कर।